आज का ये जो आने वाला ये जो साल अब 2025 है, बहुत से लोगों ने अपने बिजनेस को लेकर सोचा होगा। ये वर्ष है पृथ्वी तत्व का, कॉमन है एलिमेंट। पृथ्वी तत्व सर्वश्रेष्ठ होने वाला है क्योंकि 9 एलिमेंट जो है अर्थ एलिमेंट है, तो ये सब राशियों पे लागू होता है। यानी कि जो लोग जमीन से जुड़े रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, हम्बल रहेंगे, ये वर्ष उनको उतनी ही तरक्की पे ले जाएगा। कुछ एक प्रिकॉशंस है जो सभी के लिए आप देना चाहेंगी? कॉमन उपाय में सबके लिए कहूंगी कि आपने धरती माँ को रोज सुबह उठ के नतमस्तक होना जी। और मेरी काली चालीसा पी शिल्पाधर ऑकल्ट वर्ल्ड मेरे यूट्यूब पे आ रही, वो सुनिए जरूर, बिकॉज उसको सुनने से बहुत कष्ट दूर हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग हम सोचते हैं कि हमारे लिए हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। कर्मों का वर्ष है, मंगल है, कर्मा एक्शन, मतलब घर पे बैठे मत रहो, रेमेडीज पे निर्भर मत रहो, उठो और कर्म करो। हमें घर में बताया जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाना है या शनिवार का व्रत रखना है। हाँ, कोई करना चाहता है, सूर्य को जल चढ़ाना चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ कर्मों पे ध्यान देना इस वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लंदन में रह रहे, कहाँ ढूंढेंगे शनिदेव का मंदिर? आप नासा में काम कर रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे? आप फौज में हैं, सरहद पे लड़ रहे हैं, तो आपके सारे के सारे साथ के ग्रह आप पे मेहरबान, आपको कोई पूजा उपासना करने की जरूरत नहीं। साक्षात चंडी माता, साक्षात दुर्गा माता, काली माता पे आपका आशीर्वाद आपके ऊपर है, क्योंकि आप वॉरियर एनर्जी में, आप देश की सेवा कर रहे हैं। सेवा से ऊपर कोई उपाय। साल की एक शुरुआत एक अच्छी सोच से, एक पॉजिटिव विचार के साथ अगर हो तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये साल अति उत्तम जाने वाला है और बीजेपी इस साल बहुत अच्छे पॉजिटिव रिफॉर्म्स भारतवर्ष के लिए लेके आने वाले, जिससे इतिहास के पन्नों में 2025 रचा जाएगा। आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, कि 2025 वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। डेवलपमेंट की तरफ जाएगा इंडिया, 2025 उसका आरंभ होगा। या तो ऐसा होता है कि खुद का अच्छा सोचते हुए दूसरा का बुरा सोचते हुए इंसान कुछ ऐसी चीजें करता है। किसी पे तंत्र हो रखा है, तंत्र को तंत्र ही काटेगा, उसके लिए आप इस्तेमाल करते ताकि वो मुक्त हो जाए उस चीज से, तो वो सही है। परंतु यदि आप लालच में आके कि कोई हमें पैसा देगा और हम किसी का बुरा करेंगे, वो आपके लिए ठीक नहीं है। एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ तांत्रिक, एज अ ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट, वो चीज़ आप पे बाउंस बैक करेगी, क्योंकि हनुमान जी, माता काली बिल्कुल विराजमान है, प्रेतों के राजा, ये 3 शक्ति है, भैरव शक्ति, चौथी शक्ति, ये चारों जो है बिल्कुल मौजूद है कलयुग में, और ये आपकी सहायता करते हैं, भूत प्रेतों से बचाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025 की शुभकामनाएं। नए साल में मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले कई सालों से रेजोल्यूशन पर चल रहे हैं। मैं भी सोचता हूँ ये काम मुझे करना है, ऐसे ही साल बीत जाता है लेकिन वो हो नहीं पाता है। बल्कि मेरे कई बार यार दोस्त बोलते हैं यार तू शर्मा लिखता है, तू तो थोड़ा बहुत कुछ किसी के बारे में बता भी सकता। मैं कहाँ बता सकता हूँ मैं। उसने मुझे हाथ दिखाया, बोलते बता मेरा क्या है फ्यूचर। मैं कहा तेरे पास इस लाइन में बहुत पैसा आने वाला, इस वाली लाइन में। बोलते कब आएगा? मैं कहा नहीं आएगा, तू इस लाइन पर चल रहा है। लेकिन ये तो कॉलेज की हंसी मजाक की बात होती है। लेकिन अगर हम इसको सीरियस नोट पर देखें तो हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी देश का है, किसी भी राज्य का है, वो मन में ये जरूर सोचता है कि मेरा आने वाला वक्त कैसा होगा, मेरे रिलेशन कैसे होंगे, मेरा बिजनेस कैसा होगा। यानी कि वो अपने फ्यूचर को जानना चाहता है। तो ये बात मेरे कहने की नहीं है, मैं सिर्फ आप तक सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं, लेकिन आप सभी के जो सवाल दिमाग में चल रहे हैं वो दिमाग में मेरे भी रहते हैं। तो मुझे लगा यार कोई ऐसी पर्सनैलिटी हमारे आसपास होनी चाहिए जिनके पास इन बातों का सोल्यूशन है, क्योंकि हम उनमें विश्वास रखते हैं। और यकीन मानिए पिछले 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा था और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और मुझे लगा कि यार साल की शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है। सो आज प्रणय मीडिया के पॉडकास्ट विद पंकज पम्मू में मेरे साथ जो खास मेहमान है वो, अगर कहते हैं ना कि बाय सोल वो एक ऑथर है और एक आर्टिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ चाहे आप वास्तु की बात करें, चाहे आप ग्रह नक्षत्र की बात करें, एस्ट्रो की बात करें, आप टैरो कार्ड की बात करें, उनसे ज़्यादा नॉलेज मुझे लगता है किसी के पास, मतलब मैं उनको इसलिए जानता, मैं तो उनको पहले से भी जानता हूँ और मैं उनको कई बार कहता हूँ, मैं उनको देखकर सुनता रहता हूँ। आज आपके सामने है मेरे साथ यहाँ पर शिल्पाधर। थैंक यू सो मच शिल्पाधर। पूरा नाम इनका पी शिल्पाधर है, वो बताऊंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच। पहली बात तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पंकज जी, थैंक यू सो मच। आपकी स्माइल आती ही देखो मेरी आवाज़ में कितनी वो एनर्जी सी आ गई। थैंक यू। सो पहली बात तो ये है कि
मैं सोच ही रहा था कि नए साल पे कुछ इस तरीके का किया जाए, क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारा संस्कृति है, सभ्यता, उसमें कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों में बड़ा बिलीव करते हैं। हमारा साल कैसा होगा, मेरी राशि कैसी होगी, मैं क्या काम कर सकता हूँ, और इन सब के जवाब तो आप बेहतरीन तरीके से दे सकती हैं। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये आपका सफ़र, इतनी यंग एज है, लोग ऐसे टाइम में कुछ और चीज़ प्लान कर रहे होते हैं, और आपने एकदम से एक वो टॉपिक चुना जिसमें एक उम्र के ठहराव के बाद इंसान इस प्रोफेशन में आता है। कैसे आपका शौक हुआ ये? आई थिंक मैंने इसको नहीं चुना, इसने मुझे चुना। डेस्टिनी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से जो भी ज्ञान था, किताबी ज्ञान नहीं था, कभी भी किताबी ज्ञान नहीं था, गुरु के प्रवेश करने से जो द्वार आध्यात्म का है जीवन में वो खुल गया, और उसके बाद जो एक रोशनी है ज्ञान की, वो गुरु के ही माध्यम से मेरे जीवन में आई। रुझाव था, बचपन से रुझाव था। आस्था चैनल ऑन करके मैं भागवत गीता के डिस्कोर्सेस सुना करती थी जब बहुत छोटी थी। रुझाव था, जो किताबें भी लिखती थी उसमें भी एक महक थी स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से प्रवेश करूंगी आध्यात्म जीवन में। परंतु मेरे गुरु का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसमें रहा है। उन्होंने वो विश्वास जगाया कि जो वाणी है उसमें जो कहते हैं माता सरस्वती बैठ जाएंगी उनकी कृपा से, और जो भी वाणी से निकलेगा सत्य होगा। तो ये केवल जो है गुरु ही आपके जीवन में कर सकते हैं। पर इतनी कम उम्र में आपने इस तरीके के थॉट प्रोसेस को डेवलप किया, अपने विचारों को आपने स्पिरिचुअल लेवल पे आपने बढ़ाया उनको। तो गुरु जी की अगर हम बात करें, कहते ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकी लागी पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। तो जिन गुरु की आप बात कर रही हैं, एक बार आपसे मैं आपके बुक के ही लॉन्च पर मिला था, और तब मैं, क्योंकि जिन गुरु जी की हम बात कर रहे हैं और जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, उनका जिक्र भी बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी थी वो, जिनको शायद कहते ना कि अगर हम उनके बारे में जिक्र करें तो हमारे आसपास ही वो मौजूद होते हैं। पी खुराना जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, जिंदा दिल पर्सनैलिटी, और हर टाइम हंसने वाले, गंभीरता से समझने वाले। उनके साथ आपका तालमेल, उनके साथ आपका किस तरीके से शुरू हुआ? जी, एज अ क्लाइंट मिली थी मैं उनसे 2013 में सबसे पहले, और एक्टिंग की दुनिया में थी, पंजाबी फिल्म्स कर चुकी थी। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी और एक नज़र मुझे देखा और बोले तुम हीलिंग पर्पस के लिए बनी हो, तुम्हारे वो कहते हैं ना मिडास टच, एक हाथ रखते ही इंसान की किस्मत बदल सकती। तो तब मैंने इतना गंभीरता से इस बात को लिया नहीं, जैसे कम उम्र में लोग होते हैं। तो पहले आप मीडिया की लाइन की तरफ आप थोड़ा। जी, एक्टिंग में मेरा मतलब एक्टिंग में रही, काफ़ी काम भी उसमें किया। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो तब मुझे उस बात का मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 2015 में आई वॉज इन बॉम्बे, और कुछ ऐसे हालात बन गए कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने रीजनल फेम कुछ हद तक टेस्ट किया था पंजाबी इंडस्ट्री में, सॉन्ग्स सुपरहिट किए हुए थे, अवार्ड विनिंग, बहुत लीडिंग सिंगर्स के साथ, तो लोग पहचानने लग गए थे। तो मुझे ऐसा लगता था इसमें सुकून नहीं है, कुछ और है जो छुपा हुआ है कहीं। एक बार मैं आपके गाने के उस पे रिलीज पे भी एक बार आपके साथ जब बात हुई थी, दुबई का आपका वो शूट था। जी, दुबई मैंने खुद प्रोड्यूस किया था। उस समय तक भी आपका कोई नहीं, उस समय तक आ चुका था मोड। 2015 में आया था मोड। 2015 में मैं बॉम्बे में थी, और मुझे कहीं ना कहीं था कि मुझे कुछ भीतर की यात्रा करनी है। तो मैंने साउथ बॉम्बे में शिफ्ट होकर कुछ कोर्सेज की एक सेंटर से, तकरीबन 10-15 कोर्सेज। और उन दिनों मेरे संपर्क में जैकी श्रॉफ जी, उनके साथ मैं फिल्म कर चुकी हूँ, तो उनसे काफ़ी अच्छे संपर्क थे। तो मैं उनको जो बोलती थी, या और भी मेरे फ्रेंड सर्कल में, सबके लिए सच हो जाता था। तो मुझे खुराना जी की वो बात याद आई कि कहीं ना कहीं कुछ गलबात है। तो मैंने उसको प्रोफेशनली नहीं किया, शौकिया किया, बट बहुत लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। लोग आने लग गए, जुड़ने लग गए। इसी दौरान खुराना जी से फिर मुलाकात हो गई। तो गाना प्रोड्यूस कर चुकी थी मैं तब तक दुबई जाके। तो उन्होंने बोला तुम ये करो, साथ साथ कला और आध्यात्म का एक कनेक्शन है। माँ सरस्वती है वो भी, ये भी माँ सरस्वती है, लेकिन इस चीज़ को मत छोड़ो। और मैं अपना जो मेरा गुर है पूरे जीवन का, मेरे गुरु के आदेश से किसी को देना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि गुरु जीवन में आ रहे हैं, इतना तो अब पढ़ चुकी थी मैं रामाकृष्णन जी के बारे में, स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में, एक गुरु परंपरा के बारे में भारतीय इतिहास से, कि इतना ज्ञान था मन में कि गुरु जब दस्तक दे तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए समर्पण भाव के साथ। तो मैंने, उम्र भी तब थोड़ी सी मतलब समझदारी वाली हो चुकी थी, मैंने सोचा कुछ नहीं होगा तो थोड़ा ज्ञान ही मिल जाएगा, जीवन अच्छा ही हो जाएगा। तो मैं उनसे मिली, उनकी वाइफ से मिली, और उन दोनों के आशीर्वाद से मैंने जो है अपनी आध्यात्मिक जीवन जो है उसे शुरू कर दिया।
कोविड से पहले जब वो सिखाते थे तो मेरी रुचि बढ़ती गई, सवाल बढ़ते गए। फिर उन्होंने मेरे इम्तिहान लिए। मैं एक बार जम्मू में थी, उनका फ़ोन आया, कहते तुम किताबें लिखती हो, रुद्राक्ष पे किताब लिखो। अब मैंने सोचा रुद्राक्ष के बारे में इतना ज्ञान, पर गुरु ने कहा था। तो 3 दिन के अंदर मैंने 100 पेजेस लिख दिए और मैंने 3 दिन के बाद उनको ईमेल कर दिया। वो इतने खुश, कहते मैंने उनकी छोटी छोटी बातें मानना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा दिल्ली में एक वास्तु क्लाइंट है, वहाँ पहुँच जाओ। मैं बॉम्बे से फ्लाइट लेके पहुँच के वास्तु कर दिया, बिना उसके किसी स्वार्थ के कि मुझे कुछ मिलने भी वाला है आर्थिक तरीके से, कभी नहीं। तो मेरे समर्पण भाव से वो बड़े खुश हुए। एक दिन पॉलिटिकल प्रोफेसी थी 2019 में, इलेक्शंस का टाइम था। उनका रात को 11 बजे फ़ोन आया कि प्रेस के लिए, इंडियन एक्सप्रेस के लिए पॉलिटिकल प्रोफेसी लिखनी है। तो मैं कैब में थी, मैंने कैब रोकी और मैंने जल्दी जल्दी लिख के उनको कुछ भेज दिया। तो उन्होंने आगे से लिखा प्रेस नोट ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। तो फिर मैंने प्रेस नोट की तरीके से, वो आधे घंटे वो चलता रहा, बट आई केप्ट माई डेडिकेशन गोइंग जब तक वो प्रेस नोट मैंने तैयार नहीं किया। तो ऐसी बहुत से वाक़ये हुए। 2020 में किताब लिखी कोविड में, जैकी श्रॉफ जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था, बहुत ही सुंदर किताब, सिनेमा और आध्यात्मिक जीवन पे थी। उन्होंने पढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा वो हुए, तो बहुत इम्तिहान उन्होंने लिए। फाइनली 2021 में उनके गुरु के आशीर्वाद से, अपने गुरु से पूछे बिना वो कुछ नहीं करते थे, गुरु का हुक्म हुआ कि आगे इसको पास ऑन किया जाए। पर मेरे मन में कभी कोई लालच नहीं था कि वो ऐसा कुछ देंगे, कभी मैंने उनसे अपेक्षा नहीं की। जो पी खुराना जी के गुरु थे, उन्होंने ये फैसला लिया था। फैसला लिया जी फैसला लिया था। और नहीं तो अपने गुरु से पूछे बिना वो कुछ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, हर चीज अपने गुरु से पूछ के करते थे। और ये उसी दिन की बात है जब मैं आपसे मिला बारिश था, पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, और 19 जुलाई 2021 और 19 की ही डेट को 2 साल बाद वो 19th डेट वाज सेम। तो शिल्पा, क्या ऐसा है कि जैसे हम बात करते हैं, देखो जो हम अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं कि आने वाला दिन हमारा कैसा होगा, कुछ ज्योतिष पे चलते हैं, कुछ जन्म कुंडली पे चलते हैं, कुछ टैरो कार्ड पे चलते हैं, तो ग्रहों का जो ये जो है एक, जिसे कह सकते हैं आप चाल कह सकते हैं, या ग्रह जो जिस तरीके से, तो ये सेक्शंस अलग अलग हैं जी, लेकिन क्या इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है ये? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसे धर्म अलग अलग है, लेकिन कहते हैं ऊपर वाला एक है ना। सारे धर्मों का जो अल्टीमेट सार है वो वही है ना। इसी तरह जो ऑकल्ट की दुनिया है, ऑकल्ट की दुनिया में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ये सारे टूल्स हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये एक टूल है जिनकी हम सहायता लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, जब ऑपरेशन करता है तो टूल्स का इस्तेमाल लेता है, फिर ऑपरेशन होता है। लेकिन अल्टीमेटली उस डॉक्टर में कितनी काबिलियत है, कितनी शफा है कि वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करे। डॉक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन सक्सेसफुल कहते हैं ना, वो डॉक्टर, फलाना डॉक्टर। टूल तो वो भी वही इस्तेमाल कर रहा है, टूल तो दूसरा भी वही इस्तेमाल कर रहा है, मगर डॉक्टर में बात होनी चाहिए। तो वो जो शफक का जायका है ना, वो एक शफा का जायका जो है अलग ही होता है, उसमें रूहानियत होती है, और वो रूहानियत मिलती है ऊपर वाले की और गुरु की बख्शीश से। दैट इज हाउ ये जर्नी आगे चलती है। और इन तीनों का जो अध्ययन है, जिनकी स्टडीज है, वो तीनों अलग अलग है। जी बिल्कुल, सब्जेक्टिव तौर पे तीनों अलग अलग है। टैरो की सब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन अलग है। एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सेगमेंट्स हैं ना, पाराशर एस्ट्रोलॉजी, जामिना एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जर्मन एस्ट्रोलॉजी। और एक जो जेम से रिलेटेड होती है वो जेम स्टोन स्टडी, हाँ, उसकी अलग साइंस है। क्रिस्टल स्टडी, उसकी अलग साइंस है। चक्रा स्टडी, उसकी अलग साइंस है। तो ये सब सब्जेक्टिव तौर पे अलग है, पर रूहानियत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सब के सब कनेक्टेड है आपस में। और जैसे आपने इस बारे में बताया कि अगर सपोज किसी को कल को किसी का रुझान इस तरफ होता है, तो क्या उसे अपने उस भौतिक, जिसे हम मटेरियलिज्म कहते हैं, वो भौतिकता से हटकर उसे अध्यात्म में पूरी तरह से अपने आप को लाना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम अपने सोशल लाइफ की बात करें, एक आदमी, एक औरत फैमिली के साथ, काम के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कहीं इसके साथ एक आपको रुझान भी होता है जी, पर जो उसमें एक आपकी एक डेडिकेशन चाहिए, जो लगन चाहिए, उसमें क्या नियम रहते हैं? क्या कुछ ऐसा नियम है? जी देखिए, भगवान राम, कृष्ण भगवान, सब ने विवाह किया था, सब सांसारिक जीवन में थे, और भागवत गीता में भी इस चीज़ का महत्व है, गृहस्थ आश्रम का। खुराना जी जो मेरे गुरु थे, जो उनके आगे गुरु, दोनों ही विवाहित थे, परंतु नियम का बातें, गुरुकुल सिस्टम की अब हम बात करते हैं। गुरुकुल सिस्टम कहता था 25 साल तक आप गुरु के अंडर हो। आप एक राजा के बच्चे हो या आप एक नॉर्मल खानदान से हो, आपकी वेशभूषा, खाना खाना सब मिलजुल के। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुई,
आप ब्रह्मचारी जीवन में उस टाइम तक हो। जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुआ, आपने शस्त्र उड़ाए और जीवन की आप रणभूमि में खेलने के लिए निकल गए, अपने अपने ऑक्यूपेशन डिफरेंट लेके। इसी तरह जब आप गुरु के अंडर होते हो तब आपका वो गुरुकुल पीरियड होता है। वो सिर्फ उतने पीरियड का होता है जब तक आप गुरु के अंडर होते हो। जब वो पीरियड एंड होता है फिर आप अर्जुन की तरह शस्त्र उठा के रणभूमि में निकल जाते हो। ओके ओके, ये आपने बहुत ही हाँ जी ये आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे क्योंकि जब पहले मैं रेडियो में जहाँ पर मैं काम करता था तो पी खुराना जी वहाँ पर आते थे, उनका वीकली प्रोग्राम होता था। तो वो एक ऐसे शख्सियत थे कि उनके ह्यूमर को, उनकी बातचीत को, उनकी एनर्जी को सुनकर बड़ा सोचना पड़ता था कि ये सीरियस कब होते होंगे। पर मुझे लगता है कि जब वो आपके साथ बात करते थे या जब भी कभी इस तरीके की अध्ययन की बात आती थी, वो हमेशा बहुत एक अच्छे गुरु की तरह हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत गंभीर थे और स्ट्रिक्ट काफ़ी थे। ह्यूमरस थे, लेकिन जो असली में जब सिखाने की बारी आती थी तो बहुत ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर जी। एक दो बार उनके साथ बातचीत जब करते थे तो वाकई में उनका जो एक होता ना कि बड़ों का आपके लिए सलाह मशवरा, वो बहुत ही प्यारा होता था। हालांकि मैं उनके दोनों बेटों के बहुत करीब हूँ, आयुष्मान और अपार शक्ति के, लेकिन वो उनके साथ रेडियो के समय का तालमेल ऐसा बैठ गया था कि कई बार हमें बहुत कुछ जानने को मिलता था। और फिर आपसे मुलाकात हुई और फिर आप जब आपने बताया तो आपके इस सफ़र के साथ साथ अब हम थोड़ा आज के प्रेजेंट में चलते हैं जी। आज का ये जो आने वाला ये जो साल अब 2025 है, बहुत से लोगों ने अपने बिजनेस को लेकर सोचा होगा। 12 राशियों का इसमें समावेश है। सो किस राशि से हम शुरू कर सकते हैं कि कुछ ऐसा भी होता है कि या हम कोई सी भी राशि से शुरुआत कर सकते हैं? किसी भी राशि से शुरुआत कर सकते हैं। तो हम आपके हिसाब से हम पहले कोई सी भी राशि लीजिए और उनके लिए बताइए कि कैसा। जी, सबसे पहले हम क्योंकि मंगल का साल है 2025, यदि हम इसका टोटल करेंगे तो 9 का अंक बनता है। तो 9 दर्शाता है मार्स ग्रह को, मंगल प्लैनेट को। तो मंगल जो ग्रह है ये 2 राशियों का स्वामी है, एरीज राशि का और स्कॉर्पियो राशि का। तो एरीज और स्कॉर्पियो राशि के लिए ये साल होने वाला है अति उत्तम। मतलब जो भी इनकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे करियर के फ्रंट पे, वो आने लग जाएंगे, फाइनेंशियल फ्रंट पे आने लग जाएंगे। दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर दीज पीपल। और इसके साथ साथ जिसका डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ का टोटल 9 है, 3 है या 6 है, उनके लिए भी ये बेहद फ्रूटफुल साल जाने वाला है। और एक चीज़ शिल्पा, मेरे को ये पूछना था कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है जिसमें हम प्रविष्टे और जैसे महीनों के नाम जैसे होते हैं आषाढ़, पौष और ये जो नाम होते हैं, उस हिसाब से जो हमारी जब जन्म कुंडली बनती है, सपोज अगर हम भारतीय परंपरा के अनुसार बोले तो उसके हिसाब से हमारा नाम राशि के हिसाब से हमारी राशि भी होती है। और जैसे कि प से आया तो शायद कन्या राशि, लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें ये डेट के हिसाब से होता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो हम हमेशा ल्यूनर कैलेंडर देखते हैं, यानी कि जो हिंदू हिसाब से कुंडली होती है उसमें जो जन्म कुंडली में आपकी राशि होगी, यदि वो स्कॉर्पियो है, यदि वो एरीज है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो सोलर कैलेंडर है, वेस्टर्न सिस्टम है। अच्छा, और आप ये दोनों उस पे आपको ये पता रहता है कि ये इस हिसाब से वैदिक के हिसाब से देखना है, ये हमें सोलर के हिसाब से देखना है। ये बहुत अच्छी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वो कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग, हम सोचते हैं कि हमारे लिए हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। तो अगर हम न्यूज़पेपर का भी उसमें ज़ोडिएक साइन देखते हैं तो उसमें अगर लिखा होगा कि आज आपके लिए दिन थोड़ा सा, फिर हम हिंदी वाला देखते हैं, फिर उसको हम उस माइंड सेट से पढ़ते हैं कि इसको मैं नाम के हिसाब से देखता हूँ। तो उस हिसाब से क्या जो डेट वाइज जो आपका एक ज़ोडिएक साइन बन रहा है और जो नाम के हिसाब से बन रहा है, उन दोनों का ग्रह और उन दोनों की चाल क्या सेम रहती है या वो भी चेंज हो जाती है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा। जब इस तरीके का कन्फ्यूजन हो एक आम इंसान के लिए, वो अखबार में फोरकास्ट पढ़ रहा है, टीवी पे सुन रहा है, अब उसे कन्फ्यूजन है कि उसकी राशि क्या है। तो सबसे पहले तो वो वैदिक हिसाब से जो कुंडली में उसकी राशि है, कोई भी यदि सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, उसके हिसाब से वो अपना राशिफल सुने। उसके बाद वो अपने डेट ऑफ बर्थ पे आए। यदि उसका डेट ऑफ बर्थ 9 है तो उसकी राशि 9 के हिसाब से क्या बनेगी, यदि उसका डेट ऑफ बर्थ 8 है तो उसके हिसाब से उसकी राशि क्या बनेगी, उस पे आके फिर वो उसको देख सकता है। ओके, और अभी आपने जैसे एरीज का और दूसरा जो आपने बताया स्कॉर्पियो, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अब आती है दूसरी राशि, उनमें से कौन सी राशि? एक एक करके सब राशियों का जिक्र करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट राशि हमारी टॉरस आती है।
तो टॉरस राशि का जो स्वामी होता है शुक्र होता है। शुक्र क्या दिलाता है जिंदगी में इंसान को? फेम, नेम, शोहरत, है ना, ग्लैमर, लव भी आता है इसमें, रिलेशनशिप्स भी आते हैं। मगर क्योंकि साल है मंगल का, तो इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि गुस्से पे नियंत्रण करना है। अपने गुस्से के कारण ये अपने फेम से, नेम से या रिलेशनशिप से हाथ धो के बैठ सकते हैं। तो इस चीज का इन्होंने खास एहतियात रखना है, खास ध्यान रखना है। इसी तरह लिब्रा राशि, बिकॉज लिब्रा राशि और टॉरस राशि दोनों का ही स्वामी होता है शुक्र, तो इन राशि वालों को इस साल इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यदि वो अपने गुस्से पे नियंत्रण रखते हैं, फिर फतेह उनकी है, जीत उनकी है। और जैसे हम ग्रहों की बात करते हैं कि यार इसका राहु थोड़ा सा चाल थोड़ी सी खराब हुई है, या जैसे कई बार घर के बड़ों को, जैसे खासकर हम माता पिता की माँ की बात करें जी, उनको ज़्यादा चिंता होती है मेरा बच्चा कहीं कोई ऐसी, जैसे कभी अगर मान लो मैं कहीं बाहर गया, पम्मो तू बाहर जा रहा है, हाँ, खाने पीने का ध्यान रखियो, आज वीरवार है, कुछ ऐसा मत, तो उनका एक इनडायरेक्ट वे में होता है। तो ये चीज़ें कितना असर डालती हैं हमारे ग्रह चाल पर? जी बहुत असर डालती है। हमारा व्यवहार, आचरण, खाना पीना, पहनावा, हमारी गतिविधियां, हमारी वाणी, हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार, ये सब कुछ ग्रहों से प्रभावित होते हैं। यदि हमने अपने दृष्टिकोण पे, अपने विचारों पे, अपनी आत्मा और शरीर पे विजय पा ली, तो हम ग्रहों पे भी विजय पा सकते हैं। रावण बेस्ट एग्जाम्पल, रावण ने 9 के 9 ग्रहों को कॉन्कर कर दिया था, उन पे एस्ट्रोलॉजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। या कई धर्मों में कहते हैं कि अगर आप रोजाना नित्यनेम करें, पाठ करें, है ना, नियम बनाए, विचारों पे अपने कंट्रोल रखें, माइंड को कंट्रोल में रखें, तो ग्रहों का प्रभाव आप पे इतना नहीं पड़ेगा। परंतु यदि आजकल की जनरेशन जो है, हम नित्यनेम करना भूल गए हैं, अपने काम में इतने व्यस्त है, तो हम पे ज़रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी गतिविधियां रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसी हैं। अब आपने इतनी कम एज में इतना ये अध्ययन किया है, जनरेशन चेंज होती है, आज की जो जनरेशन है 2000 के बाद की जेन जी जिसे हम कहते हैं, जी। तो उनका इस तरफ जुड़ाव या लगाव, आपको लगता है कि वो ये भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर की हम बात करें या हम अपनी एस्ट्रो की बात करें, आने वाले वक्त में उनका जुड़ाव रहेगा? और अगर जुड़ाव रखने के लिए पेरेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहते हो कि किस तरीके का एक विश्वास बरकरार करना जरूरी है? मुझे लगता है स्कूल्स कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि वो अपने करिकुलम में इस चीज़ को, एक प्रार्थनाओं को, एक वैसे तो मोस्टली स्कूल्स में होता है, सुबह सुबह प्रार्थना होती है असेंबली में। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों में बचपन से ही इनकलकेट करें रिलीजियस कल्चरल वैल्यूज़, है ना, धार्मिक विचारों को। कट्टर ना बनाए, लिबरल बनाए, परंतु अपने धर्म का उन्हें ज्ञान होना चाहिए ताकि वो बड़े होकर धर्म की राह पे चल सके। शिल्पा, कभी आपको कोई ऐसा कोई आपके इस एक्सपीरियंस के दौरान कोई ऐसा शख्स आपको मिला जिसने पहले आपकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में वो आया और उसने कहा कि यार मुझे विश्वास नहीं था लेकिन ऐसा हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ? बहुत एग्जाम्पल्स है। मेरे गुरु खुराना जी के इतने एग्जाम्पल्स है। 10-10, 20-20 साल बाद वो लोग मुड़ के वापस आए हैं उनके द्वार पे, और तब उनकी स्थिति हर्ष से फर्श पे थी। क्योंकि जब इंसान हर्ष पे होता है, उसमें अहंकार होता है, मैं पता नहीं कौन हूँ, वो गुरु को गुरु नहीं समझता है। परंतु जब गुरु के मुंह से वाणी से निकल गया, तो चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद वो खुराना जी के पास वापस आते थे और कहते थे आपने कहा था माफ़ कर दो। समय तब निकल जाता है, समय बीत जाता है, तब वो जब फर्श पे एक बार आदमी आ जाता है, फिर उसको उठाना उसके लिए गुरु ही, फिर गुरु की इच्छा है फिर वो। इसी तरह मेरे साथ कई ऐसे केसेस हुए, उन्हें बोल के, उन्हें समझा के, फिर कई महीनों बाद वो आते थे, हाँ आपने सही बोला, आपने, हम तो निस्वार्थ बोलते हैं, बट वो कहते हैं ना कि जिसका समय आया होता है वही गुरु को समर्पण करता है, जिसका समय ही नहीं है, मंद बुद्धि, वो फिर उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, फिर उसको समय ही, काल ही उसका एक वो है, काल ही उसको संभालता है। तो अभी जैसे हमने 2025 में हमने एरीज की बात करी, लिब्रा, टॉरस की हमने बात करी, इसके अलावा ये जो 2025 है बाकी राशियों के लिए कैसा? जी, अब जेमिनाई पे आते हैं। तीसरी राशि जेमिनाई है। जेमिनाई राशि का स्वामी जो होता है मर्क्यूरी होता है। तो ऐसी राशि वाले यदि मीडिया बिजनेस में है, क्रिएटिव बिजनेस में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, या फिर ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे आपकी कन्विंसिंग स्किल्स आपकी वाणी द्वारा होती है, तो इनको बहुत लाभ होने वाला है इस साल, बहुत राइज करने वाले हैं। बट पंकज जी, कुछ मैं बातें बोलना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमें
पर्सनल कुंडली पे बहुत निर्भर करता है। अब देखिए इस राशि के कितने लोग होंगे, सबके लिए एक चीज हम जनरलाइज नहीं कर सकते, परंतु यस दिस इज द मेजर थिंग जो मेजर चेंज आएगा उनकी लाइफ में। बाकी उनकी पर्सनल कुंडली में क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस प्लैनेट की दृष्टि है, वो एक सेपरेट चैप्टर है। इसी तरह हम बात करते हैं कैंसर राशि की। कैंसर राशि वालों का स्वामी होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करता है, हमारे जज्बातों को डिपिक्ट करता है। तो क्योंकि मंगल का साल है, तो जो लोग अपने जज्बातों को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉडकास्ट शुरू करेगा और इमोशनल बातें करेगा, जज्बाती बातें करेगा, शेर व शायरी की, या सेंसिटिव टॉपिक्स को छेड़ेगा, या जो लोगों के इमोशन से कनेक्ट करेंगे, क्या बात है, वो राइज करेगा। मतलब कैंसर राशि के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, बात तो आपने बड़ी सही की। अब मेरे दिमाग में यार मेरी कैंसर राशि नहीं है। नहीं, आपकी राशि क्या है फिर मैं बताती हूँ। मेरी राशि अगर नाम के हिसाब से अगर हम चले तो वो कन्या आती है, कन्या। और जब आप कैलेंडर के हिसाब से जो सोलर जैसे आप कहते हैं उस हिसाब से देखें तो वो एक्वेरियस आती है। एक्वेरियस आती है। अब देखिए दोनों में एक कनेक्शन है। कन्या राशि जो है उनका स्वामी होता है मर्क्यूरी प्लैनेट, ठीक है। मर्क्यूरी प्लैनेट मैंने अभी बोला किसका स्वामी है? जेमिनी राशि का। तो मर्क्यूरी प्लैनेट अपनी वाणी द्वारा ये साल में छा जाएंगे। तो आप तो वाणी द्वारा ही छाएंगे, और ये मेरी आपके ही चैनल पे भविष्यवाणी है कि अगले साल, इस साल आपका जो दिसंबर 2025 जब आएगा, तो आप तो मतलब मिलेंगे ही नहीं, इतने उस पे होंगे बुलंदी पे। ये तो ओपन भविष्यवाणी। ये मैं वही चीज आपको कह रहा था कि कभी कभी वो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है, एक दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्शन रहता है कि एक छोटा सा थॉट आपके दिमाग में उलझ रहा है, वो चाह रहा है कि यार हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। सो हमने जेमिनी की हमने बात करी, हमने अब अगली जो राशि है वो कन्या की भी बात कर ली, कैंसरियन राशि की भी बात कैंसर की। अब लियो पे आते हैं। लियो राशि का स्वामी होता है सूर्य। तो जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, या उनके व्यापार में सरकार का लेन देन है, इन्वॉल्वमेंट है, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली वर्ष जाने वाला है। सूर्य की कृपा होगी इन पे, मंगल फुल स्विंग में होगा, तो बहुत एनर्जेटिक प्रमोशन हो सकती है कई लोगों की इस साल में। तो जैसे अभी आपने जितनी राशियों के लिए अच्छा बताया, कुछ इनके लिए प्रिकॉशंस भी होंगे। जैसे आपने किन्हीं के लिए बताया कि गुस्सा नहीं करना, जो शुक्र जिनका प्रबल है, तो इस तरीके से सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस होंगे। प्रिकॉशंस जी बिल्कुल रहते हैं। जैसे कैंसर राशि वालों को इमोशनल होके ऑक्यूपेशन में तो सही रहेंगे, बट ओवर इमोशनल होके शायद अपनी पर्सनल लाइफ में वो थोड़ा सा उन्हें नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। ओवर नहीं करना है किसी चीज़ को, जज्बातों पे नियंत्रण रखना है पर्सनल लाइफ में। बट यही अगर हम उनकी ऑक्यूपेशन में आए तो वहाँ उनकी यही खूबी उनको बुलंदी पे ले जाएगी। तो बैलेंस मेंटेन करना है, इमोशंस को प्रोफेशनली थोड़ा यूज करके पर्सनली उन पे बैलेंस रखना है। यस, फॉर कैंसरियन। फॉर कैंसरियन इट गोज फॉर आई थिंक वर्गो और एक्वेरियन आल्सो, क्योंकि का वाणी है, क्योंकि वर्गो का जो स्वामी होता है वो कन्या राशि है। वर्गो उनका स्वामी होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारी वाणी को, थ्रोट चक्र को दर्शाता है। तो वाणी पे नियंत्रण रखना, वाणी से ही आप दुनिया जीत सकते हैं प्रोफेशन में, और वाणी से ही आप पर्सनल लाइफ में हार सकते हैं। तो वाणी पे नियंत्रण रखना। हमारी असर्टिवनेस हमारी प्रोफेशनल लाइफ में चलती है, बट हमारी असर्टिवनेस हमारी पर्सनल लाइफ में हमें खराब कर सकती है। तो बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस रख के चलना है। लियो के बाद अब हमारी अगली जो राशि है वो हमारी अगली राशि है लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि। तुला राशि जो है, कन्या हो गई इससे पहले, कन्या वर्गो। तुला राशि पे जब आते हैं, तुला राशि का भी स्वामी शुक्र है, वीनस है, ग्लैमर, नेम, फेम की इंडस्ट्री है। क्योंकि मंगल का साल है तो इनको गुस्से पे नियंत्रण रखना है। जैसे मैंने टॉरस का कहा था कि टॉरस और लिब्रा टॉरस दोनों का हमने वीनस है। जी 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 जी। और ये जैसे हम जैसे फिर से वापस से वैदिक की बात करते हैं, हमें घर में बताया जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाना है, या शनिवार का व्रत रखना है, या कोई ज्येष्ठ सोमवार, या कुछ ऐसे जो एकादशी का व्रत, इस तरीके का क्या इसमें निवारण, इसमें सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड होते हैं? मतलब इसमें बताया जाता है ऐसा कुछ? देखिए सॉल्यूशंस है, परंतु वर्ष प्रति वर्ष पे निर्भर करता है। 2025 जो है कर्मों का वर्ष है, मंगल है, कर्मा, एक्शन। मतलब घर पे बैठे मत रहो, रेमेडीज पे निर्भर मत रहो, उठो और कर्म करो। वो वर्ष है।
तो आपका कर्म, मैं बार बार प्रोफेशन पे, ऑक्यूपेशन पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आपको सुकून भी वही चीज़ देगी। जो लोग पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा परेशान है, उनका सुकून उनकी प्रोफेशनल लाइफ से Professional life से आएगा। आएगा। उधर उनको नेम फेम जो उनको मिलना चाहिए वो उनको वहाँ मिलेगा। तो इसलिए कर्म का वर्ष है, तो कर्मों में हम ज़्यादा, हाँ कोई करना चाहता है, सूर्य को जल चढ़ाना चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ कर्मों पे ध्यान देना इस वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। घर से निकलना है बाहर, यात्राएं करनी है, लोगों से मिलना है, ये बड़ा आवश्यक है। तो अभी आपने जैसे लिब्रा की बात करी, और अब आई थिंक कि एक मीन अभी रहती जी है। रहती अभी 2-3 राशियां, पर लिब्रा से मुझे याद आया हमारे प्रधानमंत्री जी। श्री नरेंद्र मोदी जी लिब्रन है फ्रॉम सोलर दृष्टिकोण, क्योंकि 17 सितंबर उनका डेट ऑफ बर्थ है, ही इज अ लिब्रन। अब क्योंकि उनका वैदिक हमें नहीं पता है, उनका टाइम ऑफ बर्थ जो एक्यूरेट है वो तो हमें पता नहीं है, जी। लेकिन क्योंकि सोलर पता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये साल अति उत्तम जाने वाला है, और बीजेपी के लिए भी जाने वाला है, क्योंकि बीजेपी का निर्माण हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। टोटल बनता है 1 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। 1 का जो ज्योतिष दृष्टिकोण देखेंगे, एरीज राशि बनती है। एरीज का स्वामी मंगल, साल है मंगल का, तो मंगलमय होने वाला है। और बीजेपी इस साल बहुत अच्छे पॉजिटिव रिफॉर्म्स भारतवर्ष के लिए लेके आने वाले, जिससे इतिहास के पन्नों में 2025 रचा जाएगा। आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, कि 2025 वॉज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। डेवलपमेंट की तरफ जाएगा इंडिया, 2025 उसका आरंभ होगा। तो देखिए आज ये सारी बातें जो है, मैं वही बोल रहा हूँ कि साल की, मैं बड़े समय से ये सोच रहा था कि साल की एक शुरुआत एक अच्छी सोच से, एक पॉजिटिव विचार के साथ अगर हो तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और अगली राशि अब कौन सी? अगली राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि का स्वामी भी होता है मंगल, जैसे एरीज राशि का है। तो क्योंकि स्वामी ही मंगल है, तो रुके हुए काम, पिछले कई सालों की स्ट्रगल, मेहनत, अड़चने, निराशाएं, इस साल उनको लगेगा यस द हार्ड वर्क वॉज वर्थ इट। इन रेट्रोस्पेक्ट जब वो सोचेंगे, लगेगा वो जो जीवन की यात्रा थी वो सही थी, कि आज मुझे उसका फल मिल रहा है। वो साल जो है एरीज एंड स्कॉर्पियो राशि का, जैसे मैंने पहले कहा, बिल्कुल उन्हीं का साल है, क्योंकि मंगल स्वामी है। इसके बाद हम आते हैं सेजिटेरियस राशि पे, यानी कि धनु राशि पे। अब धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, जुपिटर प्लैनेट जी। तो क्योंकि मंगल का वर्ष है, तो इन लोगों को क्या करना है इस साल, अपने अपने गुरु को, या गुरु जिसके जीवन में नहीं, इष्ट है, कुलदेवी है, या जिनको भी वो मानते हैं, उनकी इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीजियसली उपासना करनी है। देखो 2 तरीके के आध्यात्मिक सफ़र होते हैं। एक होता है भीतर का, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, भीतर का सफ़र है। एक होता है आउटर, हम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो जो आउटर सफ़र है गुरु का, वो मंगल है। क्योंकि 2025 का साल है, तो इनको आउटर करना है, मतलब इनके काम बनेंगे यदि ये सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन ऑर्गेनाइज करेंगे, लंगर भंडारा करेंगे, आउटर एक्टिविटीज करेंगे जो आध्यात्म से रिलेटेड है। तो ऐसे कनेक्टेड है जितने भी सेजिटेरियस राशि वाले हैं उन सभी के लिए। सेजिटेरियस एंड मीन पाइसेस, क्योंकि मीन राशि का भी स्वामी गुरु है, तो दोनों के लिए एक ही बात होगी, क्योंकि राशि का जब हम देखते हैं बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, दोनों का गुरु स्वामी है। अब आते हैं इक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न में, जो 2 राशियां बची है, दोनों का स्वामी शनि है। साल था 2024 शनि का, 8 का अंक था। अब आ गया है 2025, आने वाला है 2025। 2025 में जो शनि ने इनको फल दिया है, 2024 में फल इनको बहुत मिला, जो सैटर्न से गवर्न दोनों साइंस थे, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। 2025 इनके लिए कैसा जाएगा? 2025 में इनको कर्म करना है। इनको ये नहीं सोचना इस साल फल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो नींव बनेगा आने वाले वर्षों के लिए। जैसे कोई मकान बनाना चाहता है, उसकी नींव खड़ी कर देगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना चाहता है, 2025 में स्टार्ट करो, फल चाहे अगले साल आए। ये इन राशि वालों के लिए। ओके, और जैसे आपने शनि की बात करी, मैं इस बात से सोच रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि आपका गुरु थोड़ा वीक है, या आपका शनि थोड़ा, जैसे हमारे घर में बताई जाती हैं चीज़ें, तो वही घर की बात आती है। घर में जैसे कहते हैं कि शनि का कुछ खास ख्याल रखना है, क्योंकि शनि अच्छी दिशा में है, अच्छी दशा में है, तो ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप बताना चाहेंगे कि ऐसे टाइम में
किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने गुरु का बताया जी। कि क्या चीज़ें, जैसे आपने भजन का बताया, लंगर का बताया, क्या नहीं करना, क्या इसके नोट्स भी हैं? जी बिल्कुल है। देखिए शनि जो है, हर प्लैनेट किसी ना किसी कार्मिक एक्टिविटी को दर्शाता है। मेरे गुरु जो थे हमेशा कहते थे अंधविश्वास में मत पड़ो, साइंटिफिक तरीके से लोगों से उपाय कराओ। तो साइंस क्या है इसके पीछे? सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट सोलर सिस्टम में, और ये एक क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा है जिसपे आज देश विदेश में रिसर्च हो रही है। तो कहने का ये मतलब है क्वांटम फिजिक्स टाइम पे रूल करना चाहता है, काल पे विजय प्राप्त करना चाहता है। इसको मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से कहूंगी तो काल पे वो विजय पाता है जो कर्मों में उचित हो, कर्म जिसके अच्छे हो। तो शनि पे अब हम आते हैं। शनि दर्शाता है बड़े बुजुर्गों को, घर के या बाहर के। तो यदि आप वृद्धाश्रम जाते हैं और वहां पे जाके बुजुर्गों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, जिनसे आपका कोई, वो आपके माता पिता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, निस्वार्थ करते हैं, कार्मिक तरीके से करते हैं। यदि पैसे नहीं खर्च सकते, कार्मिक तरीके से उनसे वक्त बिताते हैं, तो शनि, मैं कहती हूँ क्या बात जी, क्या बात। शनि इतना मेहरबान आप पे होगा, आपको मंदिर जाने की, शनि देवता की शनि चालीसा पढ़ने की, शनि पे तेल चढ़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कर्मों द्वारा भी उपाय किए जा सकते हैं, और सबसे इफेक्टिव वो उपाय होते हैं जो कर्म द्वारा किए जाते हैं। आप लंदन में रह रहे, कहाँ ढूंढेंगे शनिदेव का मंदिर? आप नासा में काम कर रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे? आप फौज में हैं, आप फौजी हैं, आप फौजी हैं, सरहद पे लड़ रहे हैं, तो आपके सारे के सारे साथ के ग्रह आप पे मेहरबान, आपको कोई पूजा उपासना करने की जरूरत नहीं। साक्षात चंडी माता, साक्षात दुर्गा माता, काली माता पे आपका आशीर्वाद आपके ऊपर है, क्योंकि आप वॉरियर एनर्जी में, आप देश की सेवा कर रहे हैं। सेवा से ऊपर कोई उपाय नहीं। अब प्रश्न ये उठता है, कितने लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं? तो जो देश के लिए जान दे रहे हैं सरहदों पे, क्या उपाय देंगे हम उन्हें? क्या वो दिवाली पे अपने घर नहीं आते, अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाते, है ना? उपाय तो हम जैसे लोगों को जरूरत है जो अपनी सीमित दुनिया में है। अब इस चीज़ से, जैसे आपने चंडी का, माँ चंडी का आपने जिक्र किया, हमारे देश में विश्वास अलग अलग जगह से चलता है, और ये विश्वास कहीं पर इसका स्ट्रॉन्ग, इसका प्रभाव नज़र आता है। कुछ एक जगह कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बदल भी जाते हैं जी। वो किस दशा में बदल जाते हैं कि वो कुछ, या तो ऐसा होता है कि खुद का अच्छा सोचते हुए दूसरा का बुरा सोचता हुआ इंसान कुछ ऐसी चीज़ें करता है। क्या ये ऐसा होता है? सही शब्दों में कहें, जैसे ब्लैक मैजिक का हम अपने भारत, तो ये ब्लैक मैजिक एक्चुअल में ये होता है? जी बिल्कुल है, ब्लैक मैजिक होता है। लोग आजकल बहुत, देखिए हम जब किसी के लिए कुछ भला करते हैं, अगर किसी का आप भला करेंगे और उसके लिए आप तंत्र का इस्तेमाल करेंगे, किसी पे तंत्र हो रखा है, तंत्र को तंत्र ही काटेगा, उसके लिए आप इस्तेमाल करते ताकि वो मुक्त हो जाए उस चीज़ से, तो वो सही है। परंतु यदि आप लालच में आके कि कोई हमें पैसा देगा और हम किसी का बुरा करेंगे, वो आपके लिए ठीक नहीं है। एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ तांत्रिक, एज अ ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट, वो चीज़ आप पे बाउंस बैक करेगी। अब कुछ लोग हमारे देश में, बहुत ऐसे विभिन्न तरीके के लोग हैं, जोला छाप लोग हैं, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कार्मिकली वो बहुत ही गलत है, उन पे बाउंस बैक करती है वो चीज़। आप खुद इतना इस अध्ययन से जुड़ चुकी हैं, जैसे भी अगर हम अपने देश के रोड पर, मार्केट में, कहीं ना कहीं हमारे को ये झोला छाप जरूर टकरते। कभी कोई ऐसा झोला छाप आपको टकरा जिसको देखकर आपने? बहुत बहुत टकरते। राह चलते भी हम सड़कों पे चलते, कितने वो होते हैं जो मतलब वो करते। देखिए तंत्र एक पवित्र, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी, कई लोग आपने देखे होंगे ऐसे से करते हैं, हाथ में दुनी आ जाती है, ऐसे से करते हैं, दैट इज मैजिक। मेरे गुरु हमेशा कहते थे जादूगर में और एस्ट्रोलॉजर में फर्क है। तो मेरे गुरु के आगे कितनी मैंने एग्जाम्पल्स देखी है, लोग करोड़ों रुपए ला रहे हैं लेकिन गलत, वो कहते मैं गलत नहीं करूंगा, लालच में नहीं आऊंगा। तो वही मैंने शिक्षा ली है उनसे। तो छल करना वो मैजिक है, उसको हम कहते हैं हेल्यूसिनेट करना, हिप्नोटाइज करना। बट अगर हम तंत्र की बात करें, तंत्र इज नॉट मैजिक। कोई आपको ऐसे धुनी दिखा के रुद्राक्ष निकाल रहा है, वो तंत्र नहीं है। तंत्र एक ऐसी शक्ति है, शिव काली की शक्ति है, पवित्र शक्ति है, जो दिखाई नहीं जा सकती, जिससे आप लोगों का उपाय करते हैं, भला होता है, और कोई अचानक से आके आपको बोलता है मैं रोग मुक्त हो गया, आपने क्या किया, चमत्कार, वो तंत्र है। मैं अपनी पीड़ा से, मुझे नौकरी मिल गई, मेरे जीवन में फेम आ गया, स्टार्स, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, तंत्र विधि से, तंत्र उपाय से। कई लोग कराते हैं राजघर उपाय, उन्हें कहते हैं राजयोग तंत्र उपाय। पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजा हवन करते थे, तंत्र हवन, जो राक्षस आके उसमें विघ्न पाते थे, तो राजयोग के लिए किए जाते हैं ऐसे हवन, ऐसे उपाय।
तो नॉट किसी का बुरा करने के लिए नहीं, या कुछ ऐसा दिखाने के लिए, छल कपट के लिए नहीं। तंत्र के उपाय के बाद इंसान को महसूस होती है चेंजेस अपनी ज़िंदगी में, फर्श से हर्ष पे जाता है। बहुत ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। बट मैजिक जो है, जो हाथों का छलावा है, वो मोमेंटरली है, दैट इज नथिंग टू डू विद तंत्र। तो हम लोग भ्रमित होते हैं इसमें राइट एजुकेशन नहीं। हालांकि 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक विश्वविद्यालय था तंत्र स्टडीज़ का इन मध्य प्रदेश। वहाँ पे आज भी वो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे इंस्पायर होकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना हुआ है। 64 कमरे हैं, 64 कमरों में 64 शिवलिंग्स हैं और 64 योनियाँ हैं हर एक कमरे में। तो उनको उठा के म्यूजियम में रख दिया है, और वहाँ पे बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इन्वेजन, मुगल इन्वेजन, भारतीय संस्कृति जो थी काफ़ी डैमेज हो गई। और 15वीं सेंचुरी के बाद इस पे रोक लगाई कि नहीं नहीं, तंत्र के बारे में कोई बात नहीं करेगा, नहीं नहीं, ये गुप्त राज है। जब तक ओपनली इसको सिखाया जाता था। आज भी कामाख्या मंदिर आप जाइए, महाकाल उज्जैन जाइए, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सिखाई जाती है विद्या, बड़ी पवित्र विद्या है। इसे बदनाम किया गया बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स इन द कंट्री, जो हमारे पे इम्पोज करना, भारतवर्ष महान हमारी संस्कृति पे इम्पोज करने के लिए अलग अलग कल्चरल फैक्टर्स आए यहाँ पे। तो हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चले गए, अपनी संस्कृति से दूर चले गए, जबकि हमारी संस्कृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है तंत्र विद्या। और अपने गुरु के हुक्म से मैंने भी तंत्र विद्या रिलेटेड, काली माता जो हैं तंत्र विद्या की देवी हैं, शिव और काली, तारा सुंदरी, उनका मैंने काली चालीसा एक मेरी आ रही है, अभी रिलीज़ हो रही है, तो खुद मैंने गाई है, वो आने वाली है मेरे चैनल पे। तो उनका हुक्म था कि ऐसे ऐसे लोगों को हमें अवगत कराना है अपनी भारतीय संस्कृति से, शक्तियों के बारे में अवगत कराना है, कितनी प्रचंड शक्तियाँ हैं। ये हमारे देश में नहीं, अगर हम विदेश की भी बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की भी बात करें, बहुत सारी जगह ऐसी है जिसे हम अगर उनके शब्दों में कहें कई बार हॉन्टेड, या हमारे शब्दों में कहें नेगेटिव एनर्जी यहाँ से गुजर रही है। क्या कभी आपने खुद कभी ऐसा महसूस किया ऐसी जगह पर? बहुत बहुत बार होता है हमारे साथ। लोग ऐसे आते हैं जो हॉन्टेड होते हैं जगहों पे, हमें पता चल जाता है यहाँ पे आत्मा है, भूत है, चुड़ैल है या अच्छी पवित्र आत्मा है, हमें आभास हो जाता है, पता चल जाता है। खुराना जी भी जब कहीं जाते हैं दूर से बोलते थे ना, ये इंसान गड़बड़ है, इस पे कुछ है, पता होता है, लेकिन हुक्म नहीं होता। अब देखिए, हम सबको तो मुंह पे नहीं बोल सकते ना, कोई हमारी गद्दी पे आए तो बोलेंगे, वरना दूसरा बोलेगा। इसी तरह जैसे आपने विदेश की बात की, अर्जेंटीना एक जगह है, आप मानेंगे नहीं पंकज जी, वहां पे लोग अपनी जीवन काल में सेविंग्स करते हैं कि मरने के बाद उनका ग्रेवयार्ड कैसा होगा, एंड दे इन्वेस्ट उसमें। फ्रिज होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगी, बिकॉज वो इतना विश्वास करते हैं कि एज अ भूत, एज अ आत्मा उनको लग्जूरियस जीवन जीना है, एंड दे कनेक्ट विद इट। उनकी प्रथा, उनकी उसमें वो है, संस्कृति में है, क्या कर सकते हैं। मतलब वो बिलीव करते हैं कि मरने के बाद भी चैन से हम थोड़ा चैन से सुकून, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ हम रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं बच्चों को देंगे या फ्लैट खरीदेंगे, वहाँ वो बोलते हैं अपना मरने के बाद ग्रेवयार्ड में उनकी हर चीज़ होती है, बेड शीट्स, एवरीथिंग, एंड दे हैव अ केयर टेकर की जो मरने के बाद उनकी ग्रेवयार्ड को अच्छे से सजाएगा, अच्छे से वो सब करेगा, मेंटेन करेगा, झाड़ू पोंछा करेगा। तो उनके मकान बने होते हैं ग्रेवयार्ड के ऊपर। अर्जेंटीना में है ये जगह। कभी आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिले जिन्होंने आपसे अपना सोल्यूशन चाहा हो, पर जब आप उनसे मिले तो आपको लगा यार नेगेटिविटी इनमें है, ये ऐसा कहीं और नहीं, पर ये खुद नेगेटिव है? रेडियो की दुनिया में आप काम कर चुके हैं, हर रेडियो चैनल एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जो 92.3 की रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी वो 92.1 की नहीं होगी। इसी तरह तंत्र है, जो आदमी हमारे सामने आएगा, हर तांत्रिक या हर ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट या हर एस्ट्रोलॉजर सामने वाली की एनर्जी में ट्यून इन नहीं कर सकता। अगर 98.3 हमारे सामने आ रहा है तो हमारी वेवलेंथ अगर उस लेवल पे, तभी हम ट्यून इन कर पे उसको उसकी सुन पाएंगे। तो ये वेव्स है, दिस इज साइंस। वेव्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन वेव है तभी हम रोज एफएम सुनते हैं, वो वेव ही तो है। भूत प्रेत को भी सुन नहीं सकते, सुनेगा कौन? जो तांत्रिक होगा, क्योंकि वो रेडियो स्टेशन है जो ट्यून इन कर सकता है, वो चलता फिरता इक्विपमेंट है, उसमें वो सिद्धियां हैं। ये है साइंस। तो जैसे आपने कहा कि आपने ऐसी स्पिरिट्स को फील किया है, क्या एक आम इंसान भी इनको फील करता है, या उसके एक अंदर डर है? सपोज अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं किसी सुनसान सी जगह से गया, किसी ने, लोगों ने एक बात बताई कि यार ये वाला जो घर है ये बड़े टाइम से हॉन्टेड रहा है, ये ऐसा है, बट एक इंसान के अंदर वो डर है, उसको क्रॉस करते वो डर है, शायद वो महसूस नहीं कर पाया, लेकिन वो अपने डर से एक उसने इमेज बनाई है। बट अगर आप वहां से गुजरे तो आपने उसे महसूस किया है जी, देख भी सकते हैं कई बार। ऐसा है, बिल्कुल है, आप देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। सिद्धि होनी चाहिए, वही मैंने कहा ना, वो ट्यून इन करने चाहिए आप उस चीज में।
तो ऐसे में जैसे कहते हैं हम, जैसे अपने भारतीय कैलेंडर के हिसाब से कहें, हम हनुमान चालीसा बोलते हैं या हम इष्ट देव को याद करते हैं, तो उसका प्रभाव उधर जरूर जाता ही जरूर जाता है, क्योंकि हनुमान जी, माता काली बिल्कुल विराजमान है, प्रेतों के राजा, ये 3 शक्ति है, भैरव शक्ति, चौथी शक्ति, ये चारों जो है बिल्कुल मौजूद है कलयुग में, और ये आपकी सहायता करते हैं, भूत प्रेतों से बचाते हैं। कई लोग कहते हैं भूत प्रेत सच में होते हैं, बड़ा एक क्वेश्चन होता है लोगों का। मैं कहती हूँ अगर भूत प्रेत नहीं है तो हनुमान चालीसा में क्यों कहा जाता है महावीर जब नाम सुनावे भूत प्रेत निकट नहीं आवे? यानी कि आप कह रहे हो हनुमान चालीसा गलत है, मतलब ये मेरा जवाब उनको होता है। अगर हनुमान चालीसा सच है तो भूत प्रेत भी सच है, तभी उसमें वो लाइन है। तो हनुमान जी बिल्कुल रक्षा करते हैं, तभी गाड़ी में कॉन्स्टेंटली कोई चलाता है या फिर जपता रहता है तो वो भूत पास नहीं आता, हार्म नहीं करता है, दूर रहता है आपसे। ये तो बाण है, बाण मतलब वेपन है आपका, ये चालीसा ही नहीं, ये आपका वेपन है। जैसे काली चालीसा जो मैंने कहा, ये वेपन है, काली चालीसा, हनुमान चालीसा, भैरव चालीसा, ये सारे आपके वेपन है, तो शस्त्र है। ये जैसे हम बात करें कि जैसे हमारे देश में देखिए मानवता सबसे ऊपर है, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, उसके साथ साथ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं, पर जैसे हम इन बातों को हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हुए करते हैं, क्या आपको बाकी धर्म के लोग भी ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हम भी इसमें विश्वास करते हैं, हमें इसका ट्रीटमेंट बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, सिख कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के कई लोग हैं जिनको बिल्कुल मानते हैं, जिन्नात होते हैं, हम भूत कहते हैं, वो जिन्नात कहते हैं। बात तो वही है, इट इज़ अ वेव, इट इज़ अ सोल, इट इज़ अ एनर्जी। कुल मिला के बात है एनर्जी। एनर्जी साइंस का भी पार्ट है, हर धर्म का पार्ट है। अब इसमें इंग्लिश में आए, क्रिश्चियनिटी में गोस्ट कहते हैं, गोस्ट, वैम्पायर, ड्रैकुलास, तो वो उस भाषा में वैसे कहते हैं। तो भाषाएं अनेक है, लेकिन है तो वही चीज़ है, एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो भी एक्सपीरियंस से ही उनके अंदर वो थॉट डेवलप हुआ है कि अगर उन्होंने वैम्पायर बोला या घोस्ट बोला तो इसका मतलब कहीं फील किया उन्होंने। बिल्कुल, वो कलमे पढ़ते हैं, इस कुरान में कलमे हैं, कलमे पढ़ने से, जैसे हमारे में हनुमान चालीसा है, कलमे पढ़ने से वो चीज़ से निजात मिलती है, पास नहीं आती है वो चीज़ें। तो कई ऐसी चीज़ें हैं उस क्रिश्चियनिटी में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, और कुछ ऐसी वो चीज़ें बोलते हैं जो भी उनके धर्म में है, तो उससे उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। क्योंकि जितने भी मैसेंजर्स आए वो अलग डायमेंशन से आए, अलग लोकों से आए, तो वो कुछ ना कुछ पृथ्वी लोक में ऐसी कुछ वाणी देकर गए जो गुरु की वाणी थी। देखिए वो भी शब्द थे, लेकिन वो गुरु ने दिए थे, तो वो गुरुवाणी बन गई, गुरबानी बन गई। जी जी जी। तो गुरबानी जहां पढ़ी जाती है, काल प्रवेश नहीं करता। गुरुद्वारे के अंदर भूत प्रेत नहीं आ सकता। क्यों? काल प्रवेश नहीं करता, राहु प्रवेश नहीं करता, क्योंकि 24 घंटे वहां पे गुरबानी चलती है। गुरबानी क्या है? शब्द है, लेकिन कौन से शब्द है? गुरु की वाणी है, गुरु द्वारा दिए गए, जीसस क्राइस्ट द्वारा दिया गया। तो जीसस गुरु जी, हनुमान जी हमारे लिए गुरु, समझ रहे हैं? तो जो गुरु के वो हैं, जब हम गुरु के आचरण में आते हैं, गुरु के व्यवहार में आते हैं, काल भी हम पे नंबर 1 प्रभाव नहीं करता, ग्रह चाल से भी हम ऊपर उठ जाते हैं। तभी सिखिज्म में एस्ट्रोलॉजी का जिक्र नहीं है, क्योंकि वो गुरु के अंडर है। इस्लाम में एस्ट्रोलॉजी का जिक्र नहीं है, क्योंकि वो अपने पैगंबर के अंडर है ना। तो जब हिंदुइज्म की बात करें तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का जिक्र इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देव देवता हैं, यहाँ पे गुरु प्रथा है, गुरु सिस्टम है, गुरुकुल है। तो ये एक अलग ही अपने आप में साइंस है। हिंदुइज्म एक साइंस है, एक फिलॉसफी है लाइफ की, एक धर्म नहीं है, एक मजहब नहीं है, है ना। तो अपने आप में जब गुरु के अंडर हम आते हैं तो हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो एक काल का प्रभाव नहीं पड़ता, भूत प्रेत पिशाच का प्रभाव नहीं पड़ता, समय का प्रभाव नहीं पड़ता, और ग्रहों का प्रभाव आप पे नहीं पड़ता। जैसे खुराना जी अपनी कुंडली कभी नहीं देखते थे, क्योंकि वो गुरु के अंडर थे। मैं अपनी कुंडली देखती हूँ, मैं गुरु के अंडर हूँ। तो जब आप गुरु कृपा में आ जाते हो, गुरु की उसमें आ जाते हो, शरण में, आप इंस्यूलेशन में आ जाते हो, यू आर इंस्यूलेटेड एंड प्रोटेक्टेड, तो आप पे बाकी एनर्जीज हावी नहीं हो सकती। क्या करेंगे ग्रह चाल? कबीरदास, मतलब उनके वो अंडर गुरु थे, उनकी बात ही अलग थी। तो रूहानियत जिसे कहते हैं, सूफीज़म कहते हैं हम उसको। तो बहुत ऐसी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग धारणाएं हैं। अच्छा, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वो होते बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। कहने का मतलब कि कई बार हम नहीं यार उसको मत बताना, उसकी नज़र ऐसी हो जाती है, या क्योंकि हालांकि उसकी इंटेंशन वो नहीं है। सपोज किसी ने कहा अरे यार तुम्हारा तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके बाद वो काम रुक जाता है। तो ऐसे टाइम में ये लोग, इनकी इंटेंशन प्योर है,
बट कहीं ना कहीं ग्रहों की वजह से वो थोड़ा सा नेगेटिव ऑरा बन जाता, तो उससे क्या क्या किया जा बहुत ही सकता है? अच्छा, गोवा में आप है, एक 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल में एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के पास एक बहुत अच्छा लॉन है, लॉन में हम बैठे हैं, स्विमिंग पूल में लीकेज हो गया, पानी आया, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी जगह है, उस पानी ने सारा गार्डन खराब कर दिया, लोग भागने लगे। इंसान अच्छा है, नेचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्रॉब्लम कहाँ है? ऑरा में लीकेज है, ऑरा में लीकेज है, स्विमिंग पूल में लीकेज है, लीकेज के कारण उसका पॉजिटिविटी जा रही है और लोगों की नेगेटिविटी पीप इन हो रही है। जैसे उस भाग में पानी आ रहा है कहने को 5 स्टार होटल है, तो 5 स्टार वाले क्या करते हैं, उस लीकेज पे वो कुछ लगा देते हैं ऐसा जिससे कि वो पानी बाहर ना आए, उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम ऐसी चीज़ें बताते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, उस स्विमिंग पूल के डायमेंशन कितने हैं, कितना इसको उपाय चाहिए, उस इंसान का कितना ऑरा में लीकेज है, उसको कैसे सील किया जाए, कैसे कंसील किया जाए, वो हम स्टडी करते हैं जब वो इंसान हमारी गद्दी पे आता है। एक चीज़, आने वाले साल में त्यौहार आते हैं जी, त्योहारों के लिए लोग इंतज़ार, वैसे कहते हैं कि जब जब जो त्यौहार आएगा उसको उसका ज़्यादा वेट मत करो, उसको सेलिब्रेट करने का तभी मज़ा है। जितनी राशियां आपने बताई उनमें से बहुत सी राशियों के कुछ लोग, कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद 2025 में 2025 में उन्होंने प्लान किया होगा, उनका अपना घर होगा या उनकी अपनी गाड़ी होगी। तो ऐसे में आप बता सकते हो कि किन के लिए गाड़ी लेना 2025 में अच्छा हो सकता है, किन के लिए घर अच्छा हो सकता है? क्या ये सवाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सवाल किसी भी प्रकार का हो सकता है। सवाल मैं आपको बताती हूँ किन किन लोगों के लिए घर लेना और गाड़ी लेना अच्छा होगा। शनि जिनका स्वामी है एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, उनके लिए ये साल अच्छा है घर लेने के लिए, लेकिन वो घर लेंगे पर घर एज सच नहीं लेना है, ज़मीन लेनी है, घर पे नींव खड़ी करनी है और रहना शुरू करना है 2026 में। 1 साल तो लगेगा घर बनने में। जिनको फ्लैट खरीदना है, सेकेंड हैंड घर खरीदना है, वो एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न नहीं है। एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न मतलब इट इज़ इन अ लॉट ऑफ डिटेलिंग। एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न को ज़मीन लेके घर बनाना है या फार्म हाउस बनाना है, लेकिन जिनको रेडीमेड खरीदना है वो होंगे हमारे टॉरस राशि एंड लिब्रा राशि। वीनस जिनका स्वामी है वो रेडीमेड, ठीक है। वाहन जिसको लेना है वो मंगल, वाहन मंगल का प्रतीक है, तभी उसमें हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी इज द लॉर्ड ऑफ मंगल। तो आपने क्या करना है, एरीज राशि वाले और स्कॉर्पियो राशि वाले वाहन इस साल ले सकते हैं, बेहद उत्तम रहेगा उनके लिए वाहन लेना। और पंकज जी इसी के साथ साथ ना देश विदेश में बहुत चेंजेस आने वाले हैं 2025 में, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। जी 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 जी। आपने एक साइंस जिसको कहते हैं इंटरनेट जो है कुछ सालों से बहुत गति पकड़े हुए हैं जी। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बहुत सुर्खियों में है। हाँ जी। टेक्नोलॉजी का एक ऐसा स्पेक्ट्रम, एक ऐसा हिस्सा जो सुर्खियों में है कुछ और बहुत से प्रोफेशनल लोगों के लिए एक थ्रेट बन चुका है। बिल्कुल। अब जैसे हम बात करते हैं नासा की, जब हम बोलते हैं चांद पे पहला एस्ट्रोनॉट इस साल गया, तो वो साल इतिहास के पन्नों में आता है। यात्रा बहुत सालों की है नासा की, लेकिन कुछ साल ऐसे हैं जो प्रोमिनेंट है। 1956 में जन्म हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, पहला जन्म, लेकिन 1956 से एआई के बारे में उतनी चर्चा नहीं थी जितनी अब कुछ दशकों से। क्यों? अब आने वाला है 2025, मंगल का साल है, मंगल यानी टेक्नोलॉजी का साल। 2025 में एआई की दुनिया में 2 मेजर चेंजेस आने वाले हैं। एक, एआई की दुनिया में बनेंगे एआई एजेंट्स जो इंसानों की तरह लॉन्च हो जाएगा 2025 में, जो इंसानों की तरह यानी कि टेक्नोलॉजी मिला के रीजनिंग भी करेंगे। अभी तक रीजनिंग नहीं थी, रीजनिंग और लॉजिक भी उसमें होगा, और फिर उसको डिलीवर करेंगे, तो इंसान का जो एफर्ट है बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो डेवलप होगी वो होगी मॉड्यूलर लैंग्वेजेस। मॉड्यूलर लैंग्वेजेस मतलब कि बहुत अलग अलग बात, मतलब बहुत यूज़र फ्रेंडली बन जाएगी वो चीज़। अब लैंग्वेजेस क्यों? मर्क्यूरी, लैंग्वेजेस मर्क्यूरी, चलता फिरता रीजनिंग करने वाला मर्क्यूरी, और टेक्नोलॉजी यानी कि मंगल। तो मर्क्यूरी और मंगल का कॉम्बिनेशन इज एआई, और ये साल होने वाला है मर्क्यूरी और मंगल के कॉम्बिनेशन का। इन साइंस, अगर हम साइंस की बात करें तो 2025 एआई, जब एआई का बच्चे 100 साल बाद पढ़ेंगे तो बोलेंगे 2025 में ये आया था। जैसे अब 1956 में जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद कितनी स्लो डेवलपमेंट हुई, बट 2025 में फास्ट होगी, फास्ट टेक्नोलॉजी, फास्ट ये निकला, ये निकला, बहुत रिसर्च चल रही है इसकी देश विदेश में। तो एआई क्या में इसका असर जो है वो, अगर हम बात करें जॉब्स,
प्रोफेशंस बहुत सारा उस पे स्टेक पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट स्टेक पे आने वाली है, और लेकिन उसका सोल्यूशन मतलब कुछ वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, या क्योंकि एआई वो तो एआई जो है, एआई की जो ये टेक्नोलॉजीज जो मैंने दो बोला, एआई एजेंट्स एंड मॉड्यूलर लैंग्वेजेस, ये आपकी लॉन्च हो जाएगी 2025 में। उसकी लॉन्चिंग के बाद जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो तो 5-10 सालों में ही है, हमें, आपको और मुझे पता चलेगा। अब जो इस प्रोफेशन में जैसे कलाकार को एआई क्या रिप्लेस करेगा, क्योंकि इमोशंस है, इमोशंस तो एआई में कभी नहीं आ सकते ना, रीजनिंग आ सकती है, लॉजिक आ सकती है, संगीतकार है या एक इमोशन जो डालता है उसमें, आप एआई से सॉफ्टवेयर म्यूजिक का बना सकते हो, लेकिन जब वो गाएगा उसमें तो इमोशन है, तो कलाकार की रिप्लेसमेंट नहीं है एआई से। तो जितने भी लोग अब आते हैं जज्बातों पे, आने वाले वक्त में स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशंस, इन्हीं के प्रोफेशंस आगे चलेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और इमोशन प्रोफेशन को एआई रोबोट नहीं रिप्लेस कर सकता। पर जो आने वाली जनरेशन है, मान लीजिए उनके इमोशन जो है वो एआई से ही मैच हो रहे हैं, तो शायद उन्हें वो आदत पड़ जाएगी कि शायद ये इमोशन ऐसा है। बिल्कुल। या उनको हमारे सपोज अगर आज के टाइम में हम बोलते हैं अरे तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ये पानी पी लो, तुम ये कर लो, लेकिन जो एआई है आप इसके लिए ये कर लिए, वो कर लीजिए, तो शायद उसका माइंड सेट ऐसा है कि भाई मेरे को अननेसेसरी सवाल नहीं चाहिए। साइकोलॉजिकली इंसान बोलता है कोई होता जिससे मैं बात करता हूँ, रोबोट है, वो सुबह आ रहा है, गुड मॉर्निंग कर रहा है, तो बात उसकी, तो वो साइकोलॉजिकली तो वो खुश हो रहा है कि कोई है बात करने वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर ये जनरेशन उसी चीज की आदत पड़ गई उसे, बस तो फिर ये तो कहीं ये थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फर्स्ट, जैसे मैंने बोला टीचर्स का है, पेरेंटिंग का है, बट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्पिरिचुअल सिस्टम्स का, जो हमारे, मैं रिलीजियस नहीं कहूँगी, स्पिरिचुअल सिस्टम्स जो दुनिया में है आजकल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो कीर्तन सत्संग में इस बात को एम्फेसिस दे, यंग यूथ को जोड़े और उन्हें बताएं बार बार कि दिस इज़ योर धर्मा, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल जर्नी, इंटरनल जर्नी, आउटर जर्नी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर वैल्यू डालना एक इंसान के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम जब समाज में कुछ अच्छा करने, सोसाइटी में कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तो मोस्टली लोग जो है वो आपको पीछे खींचने की भी कोशिश करते हैं जी। आपने जैसे अभी ग्रह चाल की बात करी, आपने एस्ट्रो की बात करी, आपके आसपास कभी कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने आपके इस आराधना को, इस चीज़ को कुछ नेगेटिव वे में लेना शुरू किया हो, और अरे नहीं, अरे बहुत दूर क्या जाना, हमेशा अपने ही करते हैं। सो फिर आप कैसे, रिश्तेदारियों में, रिश्तों में अपने, क्योंकि अपनों को लगता है, देखो एक तो ना जो प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक इट्स इस जनरेशन में इतनी, जितनी पुरानी जनरेशन में थी, गॉसिप करने की, पीठ पीछे बातें करने की, और ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है पीठ पीछे किसी की बात करना। सबकी अपनी जीवन की यात्रा है, तो पहले तो मुझे बड़ा प्रभाव पड़ता था, इफेक्ट होता था, स्पेशली जब मैं एक्टिंग की दुनिया में थी, इसमें भी बड़ा प्रभाव पड़ता था। और जब खुराना जी ने गद्दी दी तो उसके बाद काफ़ी लोगों के मुंह बंद हो गए, जिसे कहते हैं कि हाँ गुरु का आशीर्वाद सर पर है, बट उसके बाद भी जिसने बातें करनी, देखो उसको हम नहीं रोक सकते, परंतु गुरु की सिखाई हुई हूँ, गुरु की बनी हुई हूँ, तो गुरु ने एक बात सिखाई है कि अपने भीतर पे ध्यान दो, जो बोल रहा है एक कान से सुनो, उसको प्रभाव मत होने दो अपने ऊपर, क्योंकि अपने अंदर ही इतना आत्मविश्वास बन जाता है गुरु के माध्यम से कि आपको पता है कि जो बोल रहा है वो आज, हमें पता है 5 साल बाद वो कहाँ होगा, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, वो आप किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन को अगर कुछ भी बोलोगे ना, आप पे बाउंस बैक करेगा, क्योंकि उसका ऑरा, उसकी एनर्जीज एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होती है गुरु की कृपा से। तो तभी कहते हैं कि नहीं, हम कहते हैं ना ये प्रीस्ट है या ये पंडित जी है या ये वो है, मतलब मौलवी है, तो हमें इनसे, किसी भी रिलीजन में जो भी उस पर, क्यों, वो इंसान का नहीं है, वो जिस गद्दी पर है, वो जिस स्पिरिचुअल उस पर, क्योंकि वो इतना नितनेम करता है या वो गुरु से इतना प्रोटेक्टेड है कि आप एक दीवार पे बॉल मारोगे आप पे गिरेगी, वैसे ही ऐसे इंसान को जब आप छेड़ोगे तो आप ही पे होगा बाउंस बैक। अब आते हैं आपके ऐसे कुछ बातों पर। शिल्पा, आप इतनी यंग हैं अभी, और आपने जैसे कहा कि पहले आप जैसे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ थी, आपकी एज में अभी बहुत सारे लोग पार्टीज़ वगैरह या क्लब्स वगैरह या गेट टुगेदर उनकी चलती है, तो कभी आपके साथ आप किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर, अपने आप को कैसे ऐसी सिचुएशन से आप दूर करो, मन नहीं होता है कभी ऐसा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं इस पे इनफैक्ट सुनना चाहिए जो मेरी इस पे प्रतिक्रिया है। देखिए, मैं एक बड़ा खुशमिजाज टाइप की मैं इंसान हूँ। मुझे याद है खुराना जी ने बोला था तब गद्दी वाले दिन मीडिया के सामने कि आई एम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड। तो कहने का ये मतलब है कि मुझे नृत्य करना बड़ा पसंद है, मुझे म्यूज़िक से बड़ा लगाव है, इश्क है मुझे नृत्य से, म्यूज़िक से।
मैं भी अगर मुझे कोई इनवाइट करे शादियों में, पार्टीज में, गेट टुगेदर में, तो ऐसा नहीं है मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। खुराना जी भी जाते थे। परंतु वहां पे जाके अगर मैं नृत्य कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, तो दैट इज माई वे ऑफ कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी। अगर मैं शुरू से ही जब एक्टिंग भी करती थी तो मेरे लिए वो भी स्पिरिचुअलिटी थी। क्यों? क्योंकि आप जब एक किरदार में जाते हो, अपने किरदार को भूल जाते हो। आप शिल्पा को भूल के प्रीति बन रहे हो। जब आप वो करते हो तो आप अपने आप को भूल गए, वही तो आध्यात्म है। यू एम्प्टीड योरसेल्फ, वही तो आध्यात्म है। तो कौन कहता है एक्टिंग आध्यात्म नहीं है? तो मैं यूथ को कहना चाहती हूँ, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो म्यूजिशियंस, पेंटर्स, कोई भी कला के क्षेत्र में आप हैं, कला अपने आप में संपूर्ण स्पिरिचुअलिटी है। तुलसीदास जी को देख लीजिए, आप कला का कोई भी सेगमेंट पकड़िए, उन पे माता रानी की, सरस्वती माता जी की, भगवान की इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है जो एक आम इंसान पे नहीं होती। और हर कलाकार को ये बात भीतर से जानना ज़रूरी है, तभी उनके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा और वो प्योरिटी आएगी अपने आर्ट को डिलीवर करने की। एम.एफ. हुसैन जी जब पेंटिंग्स बनाते थे तो अलग ही बात थी। पेंटिंग में बात अलग नहीं थी, पेंट तो वही था, वो कोई वही सेम ढांचा कोई और बना देता, लेकिन जो नज़र उस पर जब पड़ती थी, इंसान बोलता था कुछ अलग है। तो वो नज़र पड़ के इंसान बोलता है कुछ अलग है। वो कैसे होता है? जब वो पेंटिंग आध्यात्मिक बन जाती है, जब वो नृत्य आध्यात्मिक बन जाता है, जब वो संगीत आध्यात्मिक बन जाता है, जब उस पर नज़र गुरु की होती है, जब उस पर दृष्टि पीर फकीरों की होती है, तब वो चीज़ इतनी अलग बन जाती है। अब मैंने एक सॉन्ग किया था, तेरा इश्क नचौंदा वे सजना सानू ते नचना नहीं आता, लखविंद्र वड़ाली जी का। और वो सॉन्ग मुझे मिला था जब मैं अजमेर की दरगाह गई थी एक बार, और वहाँ पे उनका अचानक से फ़ोन आ गया, वड़ाली जी का, और वो गाना कवालियों में बजता है, सूफी कवालियों में वो गाना, तेरा इश्क नचौंदा वे सजना सानू तो नचना नहीं होता, मीन्स वो ऊपर वाले को कह रहा है। हाँ। आप समझ रहे हैं? अब वो भी, उसमें भी मैंने डांस किया है, और डांस तो प्रॉपर जैसे वीडियो होती है वो था, लेकिन जब वो कवालियों पे उसकी नज़र गई, बादशाह ने उसका फिर रीमेक किया, तो कहने का ये मतलब है कि नज़रें, जिस पे नज़रें कलम हो जाती है, वो फिर चीज़ ही अलग बन जाती है। तो पार्टीज, अब इस्कॉन जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा, कितना डांस करते हैं, वो भी नृत्य है। पर वहां पर एक चीज है कि वहां पर हर एक नाचने वाले का एक थॉट प्रोसेस और स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। हाँ। बट जो ये इस तरह की, जो जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पार्टी गेट टुगेदर होती हैं, जैसे कई बार जैसे हम रेडियो इंडस्ट्री जुड़े होते हैं, अरे आपका क्या, अरे आप भी ऐसा करते हैं, अरे क्यों, करने में क्या है, हम इंसान हैं, प्रोफेशन बाद में है। तो मुझे ये लगा, देखिए एक ही लाइन कहूंगी, कमल का फूल खिलता ही मड में है। कमल के फूल को लाइए, स्टूडियो में रखिए, मंदिर में रखिए, मस्जिद में रखिए, खिलेगा ही नहीं। मंदिर में इतना पॉजिटिव हो रहा है, मस्जिद में इतना पॉजिटिव आ रहा है, बट खिलेगा नहीं, खिलेगा कीचड़ में। तो जितने आध्यात्मिक लोग रहे हैं, गुरुज रहे हैं, सेंट्स रहे हैं, उनकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, तो वो हमेशा कीचड़ में चले हैं, यात्राएं पैदल की है, मुगलों से लड़े हैं। मतलब गुरु सिखिज्म में अगर हम देखें, कीचड़ में ही तो रहे हैं, दर्द में रहे हैं, कुर्बानियाँ दी है, सैक्रिफाइसेस किए हैं। वो कोई बहुत पॉजिटिव जगह पे नहीं थे। उनके आसपास लोग थे जिन्होंने उन पे पत्थर फेंके, उनको पागल बोला। भगवान राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, कितने उन पे वनवास में गए भगवान राम, तो कैसी परिस्थितियों में वो थे। लोग आसपास के उनको नीचा दिखाने वाले थे, राजाओं के घूम रहा है, उन पे प्रभाव नहीं पड़ा। हर आध्यात्मिक इंसान का इम्तिहान लिया जाता है भगवान की तरफ से। भगवान राम तो भगवान थे, हम तो उनकी पैर की धूल बराबर नहीं है। जब उन्होंने वनवास किया, जब उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति देखी, तो इंसानों का तो फिर क्या ही वो है। मतलब जो इस फील्ड में इम्तिहान तो लिया जाएगा। आसपास गंदगी ज़्यादा होगी, गंदे लोगों के आसपास गंदगी इतनी नहीं होगी जितने अच्छे लोगों के आसपास होगी, क्योंकि एक ही इसका है, कमल का फूल खिलता ही मिट्टी में। नेचर ने जब ऐसा बनाया है, कुदरत ने ही दस्तूर ऐसा बनाया, और कुदरत ही रब है। गुरबानी में कहा जाता है कुदरत ही रब है। रब हम कहते दिखता नहीं है, रब पौधों में है, जीव में है, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। अभी मैं आपसे इतनी देर से बात करते हुए एक दिमाग में सवाल चल रहा था, मुझे वो पूछना चाहिए कि आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, कुछ अपने, आप देखने में इतनी अच्छी हैं, उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आप कभी बार बार मेरी उम्र बोल रहे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। मतलब आप कह रहे हैं ना कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मुझसे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि वाओ, मतलब अब मुझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कोई आपको देखकर, क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ ना कि हम है तो इंसान ही, तो फीलिंग, इमोशंस वगैरह तो होते ही होंगे। कभी किसी ने अपनी फीलिंग्स की, शिल्पा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और फिर कैसे डील करते हैं? मैं बताती हूँ इस पे, मैं एक बड़ी, या कभी किसी ने आपको कहा कि शिल्पा अपने लिए, मैं ना बड़ी
इंटरेस्टिंग सी एक बात बोलती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब मैं गाने एज अ मॉडल, मतलब मैंने काफ़ी 60 के ऊपर गाने किए पंजाब में, तो मैं बड़ी फेमस हो गई थी। आई वाज मिस टैलेंटेड ऑफ माई कॉलेज। तो मुझे बहुत बाद में पता चलता था कि किसी के मन में कुछ था, क्योंकि उस टाइम पे लोग डरते थे मुझसे बात करने में। क्योंकि जब आप मैं आपको कैसे समझाऊं, कोई आर्टिस्ट होता है ना, और कॉलेज में जब कोई आर्टिस्ट होता है ना, तो लोगों की नज़र में ये तो समझ रहे हो, वो एक आम इंसान वाला वो नहीं रहता है, बिकॉज कॉलेज में तो कॉलेज का थोड़ा एक होता है। तो उस चक्कर में 4 साल मुझे तो कोई बात ही नहीं मुझसे किसी ने की, ठीक है। उसके बाद वो बाद में मुझे फेसबुक मैसेज आने लग गए, आपको हमने कॉलेज में, लेकिन हमें डर लगता था बोलने में, तो मैं पढ़ती थी। अच्छा, उसके बाद मेरा प्रोफेशन ऐसा रहा है जो बड़ा एक्सक्लूसिव, आप एक्टिंग में होते हो, मैंने फिल्में की हैं इतनी सारी, चन्ना मेरेया विद निंजा, अमृतमान, गिप्पी गरेवाल जी के साथ लकी स्टोरी, बब्बू मान जी के साथ देसी रोमियोज, तो गुरप्रीत गुग्गी जी के साथ सन ऑफ मंजीत सिंह। तो मैंने इतने वो, आप समझ रहे हो, एक पंजाबी इंडस्ट्री में भी। तो होता क्या था कि जो सर्कल तो कभी रहा ही नहीं आम उसमें, और जिनके साथ उठना बैठना रहा वो मैरिड थे। आप मेरी यात्रा देखिए ना जीवन की, वो रही ही नहीं है आम। तो करते करते बॉम्बे गई। बॉम्बे में मैंने अपना सीरियल्स वगैरह वो सब किए, वहाँ पे बहुत वर्कहोलिक जीवन जिया। फिर आध्यात्मिक सफ़र में आ गई। अब आध्यात्मिक सफ़र में आधे से ज़्यादा लोग तो बाबा जी, उनको फीलिंग आती कि ये आप समझ रहे हो, तो आध्यात्मिक है ये, तो मतलब समझ रहे हो, तो उनके मन में रिस्पेक्ट ज़्यादा है बशर्ते फीलिंग के, तो वो एक रिस्पेक्ट की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो करते करते वो इतना फिल्टर हो जाता है कि कोई आप तक आपको अप्रोच ही नहीं कर पाता। और फिर जो इक्का दुक्का अप्रोच अगर कोई कर भी ले, तो मुझे पता लग जाता है कि मन के भीतर क्या है, ऊपर से क्या है और मन के भीतर, क्योंकि हम उस स्थिति पे पिछले कुछ सालों से पहुंच चुके हैं गुरु के आशीर्वाद से, सिद्धियां साधनाएं। और ये भी पता लगता है कि आने वाले कल में इसका क्या है, तो और क्या इसके आने वाले तो वहीं पे वो चीज रुक जाती है। अपने आप को अध्यात्म के साथ रखा है, या एक चीज ऐसी भी सोच के रखी कि कुछ चीज जब जो होनी है वो तब होगी, या हाँ जो होनी है तब होगी। क्योंकि मैं भी, जैसे खुराना जी अपने गुरु की अनुमति के बिना कुछ नहीं करते थे, तो उनके गुरु मेरे गुरु अब हैं, तो उनसे पूछे बिना मैं अपने जीवन के मेजर फैसले, अब मुझे पार्लर जाना है तो ऑफकोर्स मैं उनसे नहीं पूछूंगी, लेकिन जो मेजर फैसले हैं, जैसे मेजर मैरिज इज अ मेजर डिसीजन, यू आर रीलोकेटिंग टू सम प्लेस, या यहाँ तक मैं आपका इंटरव्यू आज देने आई हूँ, मतलब एक मेजर जो होते हैं फैसले, वो उनके आशीर्वाद से ही मैं करती हूँ। तो जिस दिन वो मुझे ग्रीन सिग्नल दे देंगे, ऑप्शंस तो देखिए बहुत होते हैं जब आप अनमैरिड होते हैं, आप ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो बस कुछ ना कुछ उसमें से, तब वक्त भी अपने आप वो करवट लेगा। हो सकता है अभी वो मुझे इसलिए ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि वो मेरा फैसला गलत हो सकता है, फिर आने वाले कल में मैं पछता सकती हूँ, काश मैंने गुरु की बात सुनी होती। क्योंकि मेरे जीवन का एक ही सार है कि माता पिता और गुरु की बातें आप जितनी सुनेंगे उतना ही आप जीवन में आगे जाएंगे और सुखी रहेंगे। और ये देखिए, ये वही बात आती कि 1-2 दिन पहले आपसे फ़ोन पे बात हुई और इंटरेक्शन हुई, और उसके बाद एकदम से ये आज हमारा पॉडकास्ट का तय हुआ। पता ही नहीं चला, बातचीत इतनी हो गई और पता ही नहीं चला। बड़े सवाल अभी रहते, ऐसे लगता है कि ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। और मेरे मन में भी कई चीज़ें आ रही है 2025 को लेके। हमारा जो विश्व है, देश को बोलते हैं, विश्व जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाने वाला है। जो पिछले कुछ सालों से रिसेशन का हमने दौर देखा है, 3% इकोनॉमी में हाइक होने वाला है, और इंडिया भी सेकेंड लार्जेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ बढ़ने वाला है। मतलब आने वाले कल में हो सकता है कि वो मतलब अमेरिका के नेक्स्ट आए और चाइना के उसमें आए, तो लेकिन चाइना और इंडिया के रिश्तों में सुधार नहीं आएगा। और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इस साल हो सकते हैं इंडिया में। तो जितने भी लोग अलग अलग धर्मों के हैं, उन्हें कट्टरता की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपने धर्म में रहना चाहिए, दूसरे को वो नहीं करना चाहिए रेडिक्यूल, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो। और सबसे ऊपर हम मानवता को रखना चाहिए। इससे हमारे देश में लड़ाई झगड़े इस साल जो है कम हो सकते हैं। कांग्रेस सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है, फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है इस साल। तो साल 2025 में जैसे आपने राशिफल बताया, कुछ एक प्रिकॉशंस है जो सभी के लिए आप देना चाहेंगी इस साल के लिए? जी, 5 तत्व हैं जिससे हमारे आसपास का नेचर जो है गवर्न होता है, हमारे स्पेस में। शरीर में भी 5 तत्व हैं। ये वर्ष है पृथ्वी तत्व का, कॉमन है एलिमेंट। पृथ्वी तत्व सर्वश्रेष्ठ होने वाला है क्योंकि 9 एलिमेंट जो है अर्थ एलिमेंट है, तो ये सब राशियों पे लागू होता है। अर्थ एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो लोग जमीन से जुड़े रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, हम्बल रहेंगे, ये वर्ष उनको उतनी ही तरक्की पे ले जाएगा, सक्सेस की ओर ले जाएगा, सपने पूरे करेगा, उनकी बुलंदी पे ले जाएगा। जितने लोग हवा में होंगे, स्टारडम के, हवा में होंगे पैसे के, वो उतनी तीव्रता से नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये वायु तत्व का साल नहीं है। जितने लोग गुस्सा करेंगे, अग्नि तत्व जागृत करेंगे, उनके लिए भी साल नहीं है। ये साल है पृथ्वी का। यदि आप यात्रा भी करना चाहते हैं तो कोशिश करिए आप
पद यात्रा करें, कोशिश करिए आप रेलगाड़ी से यात्रा करें, कोशिश करिए आप वाहन से यात्रा करें जो ज़मीन पे चले, जितना अवॉइड हो सके। जैसे कई बार होता है ना, दिल्ली तक जाना है तो हम जहाज़ ले रहे हैं। जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ आप जितना कार्य करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकली उसमें गति महसूस होगी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यदि आप ऐसे कारोबार में हैं जो पृथ्वी रिलेटेड है, जैसे पंकज जी ने कहा जो मकान बनाना चाहते हैं, किसान जो है, उनके लिए वर्ष अच्छा जाएगा क्योंकि ज़मीन से जुड़े हैं, पृथ्वी तत्व से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा जाएगा। और एक कॉमन उपाय मैं सबके लिए कहूंगी कि आपने धरती माँ को रोज सुबह उठ के नतमस्तक होना है। दाहिना पैर बिस्तर से पहले रखना है ज़मीन पे और धरती को छू के अपनी आँखों को और ऐसे करके नमस्ते करना है। सबसे पहली माँ हमारी पृथ्वी माँ है। हम कभी भी कोई हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो पहले पृथ्वी माँ को याद करते हैं, फिर कुलदेवी को, फिर इष्ट को, फिर पितरों को, फिर गोत्र को। पहले आपने पृथ्वी माँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अपनी पृथ्वी माँ को करना तो हमेशा चाहिए, लेकिन इस साल अगर आप करेंगे तो क्या बात है, बहुत फल मिलेंगे आपको। शिल्पा, सच बताऊं फिर आप मैसेज करना इस पॉडकास्ट में पंकज जी को कि यस, फ्रूटफुल रहा हमारे लिए। ये तो मैं आपकी बातचीत के साथ सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, शिल्पा धर जो है, इनको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पी शिल्पा धर के नाम से। कोई सवाल जैसे होता है कि यूट्यूब पर आप इसे देख रहे हैं जी, और मेरी काली चालीसा पी शिल्पा धर ऑकल्ट वर्ल्ड मेरे यूट्यूब पे आ रही है, वो सुनिए ज़रूर, बिकॉज उसको सुनने से बहुत कष्ट दूर हो जाएगा। तो देखिए, ये भी आपको इन्होंने बता दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सवाल हमारे कुछ प्रोग्राम, कुछ शोज़ को देखने के बाद दिमाग में आते हैं और कई बार उनको शब्द नहीं मिल पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कमेंट में अगर अपने वो सवाल डालेंगे, हम वो सवाल शिल्पा तक पहुंचाएंगे। और ये पॉडकास्ट, कहते हैं ना कि ग्रह, नक्षत्र और एस्ट्रो, ये एक हमारा ऐसा विश्वास है जिसके बारे में कभी भी और कैसे भी बात की जा सकती है, क्योंकि इसके साथ कहीं ना कहीं जीवन के तार जुड़े हैं हमारे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, यदि आपको लगता है कि कोई एक टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट जो आप चाहते हैं उस पे पंकज जी पॉडकास्ट करें मेरे साथ, तो आप जरूर इन्हें डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उस पे चर्चा करके आएंगे और आपकी हम जरूर समाधान करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शिल्पा, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, मैं यही चीज़ कहता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि बातचीत जो है उसमें वक्त का पता ना चले। और आपके साथ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और साल के शुरुआत हमारी इतनी बहुत बेहतरीन हुई है। मैं कहना चाहूँगी बात, वो कहते हैं ना, एक गाना है पंजाबी, मैं नहीं बोलदा मेरे च मेरा यार बोलदा, मैं कहना चाहूँगी मैं तो बोलती नहीं, मेरे च मेरा गुरु वसदा, मेरे च मेरा रब वसदा, वही मैंने तो बुलवांदा है। क्या बात है। तो आज की जो शुरुआत हमारी इस साल की रही, बहुत ही बेहतरीन रही। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं शिल्पा, और आप हमारे आज इस शो पर आई और पॉडकास्ट विद पंकज पम्मू, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी अगर वो चीज़ अच्छा लगा हो, तो मेरे लिए ये आने वाले वक्त के लिए और भी एक बेहतरीन बात होगी कि जैसे भी आपने कहा कि कभी हम इस टॉपिक रिलेटेड कोई और शो भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे याद है 2019 में जब मैं रेड एफएम आई थी, जब आप वहाँ पे थे, तो जब मैंने वो इंटरव्यू किया रेडियो के लिए, तो आपसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ से निकलते टाइम, यू वर हेडिंग दैट टाइम। तो मैंने बोला यार कितना अच्छा बोलते हैं, तो ये कब मेरे साथ मतलब करेंगे, तो रेडियो में तो हो नहीं पाया। फिर जब आपने वो 2021 का इवेंट खुराना जी वाला, गद्दी वाला होस्ट किया था, तब भी ऐसा था, इट वाज नॉट अ 1-to-1 जनरल वो था। लेकिन आज वो, मैं कहूँगी मेरा सपना पूरा हुआ आपकी वाणी से वार्तालाप करने का। ये आपकी बहुत बड़ी बात है। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि आपके शब्दों से हम विराम ही दे सकते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, खुद भी शीतल होए। सो थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू सो मच। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं।